नमस्कार, मैं फिर हूँ आपके साथ में आपसे सहायता माँगने के लिए, क्योंकि आपका जितना सहयोग मुझे मिलेगा, मैं अभी फ़ेसबुक पे काफ़ी सारे जो लोगों से जुड़ रही हूँ, और जिसमें हर स्टेट के पत्रकार भी हैं, और मैं चाहूँगी कि वे सभी पत्रकार मुझे सहयोग करें और हर जगह ये वीडियो वायरल हो और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मैटर पहुँचे। और जो अलग-अलग सहकारी बैंकें हैं, उनमें जो लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी एक बहुत अच्छी जांच होनी चाहिए सेंटर की तरफ से, जिसमें इनको जो अधिकारी है ना, अच्छा पनिशमेंट मिलना चाहिए और ऐसा पनिशमेंट दिया जाए इनसे कि भविष्य में कभी ऐसा भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस को एक बीमारी होती है कि वो बिना रिश्वत खाए अपने घर जा खाली जेब नहीं जाते हैं, और रिश्वत की राशि जेब में डालकर ही पहुंचते हैं, और फिर वो रोटी खा पाते हैं, नहीं तो उनको उनका भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं और उनको गीता का पाठ तो इनको बिल्कुल टच ही नहीं करता है पुलिस वालों को या सहकारी विभाग के जो अधिकारी उनको, कि जैसा आप पैसा खाएंगे वैसा ही आपके साथ वैसे ही बुरा होगा और आपकी पीढ़ी भी भोगेगी। तो ये इनको ये पनिशमेंट गीता का पाठ शायद हम ही सिखाएंगे, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए कि मैं अपनी लड़ाई को बहुत पॉजिटिवली फाइट कर रही हूँ और आपका सहयोग इसीलिए मांग रही हूँ। मैंने मेरी भाभी ने जो बकायदा पुलिस को 2 बार लेटर लिखा, और दोनों बार पुलिस ने अलग अलग थानों में हमारा जो मैटर था वो ट्रांसफ़र कर करके और घुमाए जा रहे हैं कि कैसे कैसे घूम के महिलाएं परेशान होकर हार कर बैठ जाए, लेकिन हम भी हारने वालों से नहीं हैं। हमें तो कई बार ये भी कहा जाता है कि आप यूपी से बिलोंग करते हो और हम आपको यूपी पहुंचा देंगे। तो मैं कह देती हूँ उन अधिकारियों को कि एक चीज़ याद रख लेना कि ये भारत देश है। यहाँ किसी स्टेट में रहने के लिए किसी को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और तुम जैसे घटिया लोगों की धमकियों से तो हम डरते भी नहीं हैं। और दोबारा राजस्थान को कश्मीर बनाने की हिम्मत भी मत करना, ये ध्यान रख लेना। और हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के किसी भी शहर में किसी भी स्टेट में रहने का हम दम रखते हैं। तो इसलिए ये वाली बात कभी मत कहना कि यूपी के हो और यूपी वापस भेज देंगे। तो आप अपने अपने शब्द अपने मुंह के अंदर ही रखना, बाहर मत निकालना। मैं जो हमने पुलिस में पहली बार कार्रवाई शिकायत लिखी तो एफआईआर नहीं दर्ज करी उन्होंने, और जो 25 पॉइंट लिखे थे महिपा सिंह भ्रष्ट इंचार्ज चौकी इंचार्ज बांगड़ अस्पताल, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी, पैसे खा के उसने हमें वही लेटर हमारे लेटर ही हमें वापस पहुंचा दिए, जिसमें इन्होंने लिखा कि अनुकंपा नियुक्ति जो मेरे भतीजे के लिए मांगी थी मेरी भाभी ने, उसमें लिख दिया कि संचालक मंडल में अभी प्रस्ताव लिया गया कि श्री ब्रजेश भदौरिया के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो फर्स्ट तो ये है कि CCA 16 की कार्रवाई श्रीमान जितेंद्र नाथ पे भी थी और CCA 16 की कार्रवाई ब्रजेश भदौरिया पर भी थी। दोनों पर राशि आरोपित बिल्कुल इलीगली लगाई गई है। स्वर्गीय श्री जितेंद्र नाथ के पुत्र को CCA 16 की कार्रवाई होने के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति दी, ब्रजेश भदौरिया के पुत्र को अनुकंपा से नियुक्ति नहीं दी, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी और ना ही देंगे। ओमपाल को हमने नहीं दी और ओमपाल को हम रिश्वत देंगे भी नहीं, और अब जो नया आया उसको भी नहीं देंगे, रिश्वत तो हम देंगे ही नहीं। तो ये रिश्वत के थ्रू उन्होंने दी अनुकंपा नियुक्ति। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति पहले भी धर्मेंद्र कुमावत के बारे में हमने शिकायत की कि उनको 17 वर्ष में अनुकंपा नियुक्ति दी, बाकायदा रिश्वत लेके दी गई है। और जब प्रबंध जैसे ओमपाल सिंह था तभी हमने ये कंप्लेंट की थी और उसने तुरंत उसको मैनेजर बना दिया। क्यों? क्योंकि पैसा लिया होगा, नेचुरल है, क्योंकि वो व्यक्ति पैसा लेता है तभी आगे जहाँ जहाँ हम जाते हैं शिकायत करने वो वहाँ आगे से आगे पैसा पहुँचाता है, इसीलिए उसकी बात को मैटर को दबा दिया जाता है। पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसका जो गंदा पैसा है कमाया हुआ वो कहीं ना कहीं उपयोग में आ रहा है। इसके बाद में आप ये देखिए कि इन्होंने जो ओमपाल सिंह था उसने बाकायदा जो लीगल एडवाइस ली, उसमें जो मनोज साहब थे उन्होंने जो लीगल एडवाइस दी उसके अंदर जो मैटर दिए हैं वो बिल्कुल भी स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया के मैटर से मैच नहीं करते हैं। तो वहाँ पे भी ये पूरी इनकी जांच है वो खारिज हो जाती है। उसके बाद में एक इन्होंने लिखा कि संचालक मंडल का मैं 21/12/2021 को प्रस्ताव लिया और संचालक मंडल के अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव पारित किया कि ब्रजेश भदौरिया के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के तहत किया गया, क्योंकि ऑलरेडी श्रीमान पुष्पेंद्र कुर्की जी अध्यक्ष महोदय सस्पेंड थे, उन पर भी नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट के तहत वो दोषी थे, और सोलर जो परचेजिंग थी उसमें भी वो दोषी हैं, तो वो सस्पेंड थे। और सस्पेंड अध्यक्ष है वो कोई भी प्रस्ताव लेने के लिए योग्य नहीं है। और श्रीमान ओमपाल सिंह जी ने उनकी फाइल काफ़ी टाइम तक दबा के रखी, 2 साल तक दबा के रखी, क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा निकालने थे, अपने काम निकालने थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने रजिस्ट्रार महोदय से
इसके लिए मार्गदर्शन मांगा है कि इन्हें क्या किया जाए, श्रीमान अध्यक्ष महोदय क्या किया जाए, उनके ऊपर ये आरोप है, उन्हें सस्पेंड किया जाए, पद से हटाया जाए। इनसे पूछिए, ओमपाल सिंह को इसको पूछो कि जब आप ऐसे तो जब इनसे राज्य सूचना, जब इनसे कहा जाता है कि भाई आप ये सूचनाएं दीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत सूचना है ब्रजेश भदौरिया की, वो मर चुके हैं तो उनकी पत्नी आपसे सूचनाएं मांग रही है। तो ये कहते हैं कि हम 2H में नहीं आते हैं, क्योंकि हम स्वायत्त संस्था हैं। और जब इनको कोई घपले करने होते हैं तो ये कहते हैं हमने रजिस्ट्रार से मार्गदर्शन मांगा है। जब आप स्वायत्त संस्था है तो आप रजिस्ट्रार से मार्गदर्शन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ओमपाल सिंह को भाटी को अपना भ्रष्टाचार के काम निकालने थे, किसी को मैनेजर बनाना था तो पैसे खाने थे, किसी का कुछ कहीं कुछ सेटिंग करनी थी, किसी को नोटिस दे रखा है तो उसमें ड्रॉप करनी थी तो उसमें पैसे खाने थे। तो नेचुरल है उसको अध्यक्ष महोदय की फाइल को दबा के रखना पड़ा। जबकि अध्यक्ष महोदय को आते ही श्रीमान भंवर सिंह जी बाजे जो प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने आते ही सस्पेंड कर दिया था। और तो ये बिल्कुल ही गलत है कि एक सस्पेंड पर्सन किसी के लिए प्रस्ताव नहीं ले सकता। ना तो उन्होंने जितेंद्र नाथ के बेटे को नौकरी दी वो वैलिड है, और ना ही ब्रजेश भदौरिया के पुत्र के लिए जो प्रस्ताव लिया वो वैलिड है। तो ये भी इनकी जांच इन्होंने ढंग से नहीं करी, जो मैंने लिखा उसी को वापस पकड़ा दिया, क्योंकि महिपाल सिंह चौकी इंचार्ज भ्रष्टाचारी पैसे खा के बैठा था। इसके बाद में इन्होंने लिखा कि जो ब्रजेश भदौरिया उनके ऊपर 137 करोड़ में राशि आरोपित है और इसलिए उनकी जांच प्रक्रिया देना है। तो जो वर्तमान प्रबंध निदेशक पुनाराम चोयल भ्रष्ट अधिकारी, उसको मैं कहना चाहूँगी कि 137 करोड़ में आंखें खोलना अपनी, तो भी गांधारी बना हुआ बैठा है, और अपनी आंखें खोल के देख 137 करोड़ में कहीं भी ब्रजेश भदौरिया की कोई वसूली राशि नहीं है। और पहले वाली भी जो वसूली राशि है उसके खिलाफ हम मानहानि का भी दावा करेंगे, और धन सिंह देओल और बोमा राम से बकायदा उनके ऊपर हत्या का भी मैटर लगाएंगे और उनसे वो पैसा भी वसूल करेंगे मानहानि का। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ, इन्होंने बकायदा एक लिखा है कि जो ब्रजेश भदौरिया थे वो ऋण स्वीकृत करा लिया करते थे। तो जो भवानी सिंह कविया था पहले प्रबंध निदेशक, उन्होंने लिखा कि ब्रजेश भदौरिया ने बहुत लाखों रुपए के लोन स्वीकृत करवा लिए। तो प्रबंध निदेशक जी, आपने जो एमडी बन के बैठे हैं तो किस आधार पर बैठे थे? आप अभी भी एमडी बने हुए हैं तो किस आधार पर बैठे हैं? अरे तो एमडी की जब आप में योग्यता नहीं है तो आप उस पद को छोड़ दीजिए ना। कम से कम एक प्रबंध निदेशक है, वो एक बैंकिंग साइड जो बहुत ही निचले प्योन से ऊपर की पोस्ट है, उसके उस पद पर बैठा है और वो आपसे ऋण स्वीकृत करा लेता है। आपने करोड़ों के लोन किए हैं, करोड़ों के लोन आपसे स्वीकृत करवा लिए इसने। तो वरिष्ठ प्रबंधक क्या कर रहा था? संचालक मंडल के जो सदस्य थे, ऋण कमेटी के सदस्य, वो क्या कर रहे थे? सभी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, करोड़ों रुपए के लोन आपने स्वीकृत किए हैं। और वो टिप्पणियों वाली पत्रावलियाँ भी कुछ एक हमारे पास हैं जो आपके डिपार्टमेंट ने हमें अवेलेबल कराई हैं, जिसके अंदर कहीं पे भी ब्रजेश भदौरिया ने कुछ भी ऐसे इतना लिखा आपके समक्ष प्रेषित है, और एक एक वर्ड स्पष्ट लिखते थे वो कि ये इस व्यक्ति ने इसका भौतिक सत्यापन किया है और ये इसकी वैल्यूएशन ये निकाली है, वो आपके समक्ष प्रेषित है। तो आपने क्या किया? आपने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, आपने उसने जो टिप्पणी लिखी वो पढ़ी नहीं, पढ़ना नहीं आता था, आप अनपढ़ थे और उस पद पर भी बैठे हैं तो छोड़ दीजिए ना। क्यों उस बैंक को घाटे पे डाल रहे हैं जब आपके पास कोई चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, आपने पूरी स्टडी नहीं करी है, आपको लोन संबंधी नियम पता नहीं है, आपको एक बैंक में कैसे काम करना है ये पता नहीं है, तो आप उस पद पर बैठे ही क्यों हैं? आप आंखें बंद करके लोन स्वीकृत कर रहे हैं बैंकिंग साइट के कहने से। बहुत ही हास्यप्रद है, बहुत ही हास्यप्रद है। मैंने ये मैटर जांच करने के लिए दिया था, लेकिन मेरे पास ही भ्रष्ट पैसे खा के उसने इसकी कोई जांच ढंग से नहीं करी। उसके बाद में मैं बताऊँगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं धीरे धीरे प्राप्त कर रही हूँ, और मुझे कई कई चीज़ें तो इसमें बहुत अच्छी भी मिलती जा रही हैं, जिससे इनकी पोलें सामने आ रही हैं। एक जगह जांच अधिकारी ने लिखा है कि सूरजपोल शाखा के 2 लोन लेने वाले राजेश कुमार और चंद्रशेखर के बारे की जो टिप्पणी थी, यानी जो दस्तावेज शाखा प्रबंधक से मिलते हैं उसके आधार पर जो टिप्पणी ब्रजेश भदौरिया करते थे, तो इन 2 जो लोन लेने वाले हैं राजेश कुमार और चंद्रशेखर, इनकी जो ऋण पत्रावली की टिप्पणी है वो ब्रजेश भदौरिया ने तैयार नहीं करवाई, बाकायदा बाहर वालों से लिखवाई और खुद ने साइन किए, इसलिए इनको दोषी माना जाता है। तो जांच अधिकारी धन सिंह जी देओल और कहना चाहिए बोमा राम जी, थोड़ा सा अपने पैसे कमाने की जो है ना भूख, उसको कम कर दीजिए, क्योंकि बाकायदा संचालक मंडल में एक रजिस्टर डाला हुआ है, संचालित किया हुआ है, जिसके अंदर बाहर के लोगों को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आज भी लोन की ऋण पत्रावलियाँ हाथ से हस्तलिखित होती हैं, हार्ड कॉपी तैयार होती है, और एक बैंकिंग सहायक जब टारगेट आता है लोन वितरण करने का, तो एक अकेला बैंकिंग सहायक इतनी सारी ऋण पत्रावलियाँ नहीं लिख सकता है।
और जिन व्यक्तियों को लगाया जाता है वो लिखते हैं, और साइन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ 2 व्यक्ति की ऋण पत्रावली किसी और से लिखवाने पर उस पर 40 लाख वसूली लगाई जाए। इसलिए पूरी तरह से है कि तुम भ्रष्ट अधिकारियों ने, चोरों ने वो पैसे खाए और खाकर और ब्रजेश भदौरिया पे झूठा ब्लेम लगा रहे हो, क्योंकि उसने आपको रिश्वत नहीं दी और हम भी नहीं देंगे। इसके बाद में आप ये देखिए, यहाँ पर श्रीमान धन सिंह देओल ने कोरोना काल में जो ये मैटर था, इसकी धारा 57(2) की सुनवाई रखी। डेट दी 11/3/2020, 12/3/2020, 13/3/2020, 19/3/2020, 31/3/2020, 16/6/2020, 3/7/2020 और 28/7/2020। अब धन सिंह देओल को पूछो, ये अपना आपको अधिकारी भी कहता है और ये कहता है मैं बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूँ और मैं बहुत ही एलिजिबल हूँ, बहुत योग्य हूँ, मेरे में बहुत कूट की योग्यता भरी हुई है। तो जब कोरोना काल था, जब जोधपुर से जो ऑफिशियल जो कर्मचारी थे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, वो पाली अप डाउन नहीं कर रहे थे, पाली वाले जोधपुर नहीं जा पा रहे थे, तो तुम्हारी इन डेट पर वो व्यक्ति कैसे उपस्थित होता? तो ब्रजेश भदौरिया उसमें उपस्थित हुए नहीं। 3/7/2020 को आपने सुनवाई रखी, तब उनकी डेथ हो चुकी थी। और सबसे बदमाश, सबसे भ्रष्ट, बेईमान वरिष्ठ प्रबंधक प्रमोद दवे, 1 नंबर का बेईमान इंसान कहना चाहिए। वो सबसे कहना चाहिए, उसके मन में इतना पाप था ब्रजेश भदौरिया के लिए कि उसने वहाँ जाकर जब 3/7 को वो जब वो 28/7 को उपस्थित हुआ, ब्रजेश भदौरिया की डेथ 9/6/2020 को हो चुकी थी। लेकिन इस वरिष्ठ प्रबंधक प्रमोद दवे, इसको कहूँगी पापी, 1 नंबर का बदमाश, 1 नंबर का द्वेष भावना रखकर किसी परिवार को परेशान करने वाला व्यक्ति, जिसने वहाँ पर बाकायदा पुष्पेंद्र कुर्की के बारे में बोला कि मैंने उनको किस कारण से नोटिस तामील नहीं कराया, और अन्य सभी बाबूलाल राठौड़ का पक्ष रखा, पुष्पेंद्र जी कुर्की का पक्ष रखा, लेकिन ब्रजेश भदौरिया के बारे में एक बार भी नहीं कहा कि ब्रजेश भदौरिया की डेथ 1 महीने पहले हो चुकी है, वो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। इस प्रमोद दवे वरिष्ठ प्रबंधक ने, सॉरी मुख्य प्रबंधक है, मैं वरिष्ठ प्रबंधक बोल रही हूँ, अभी वो मुख्य प्रबंधक है, और 1 नंबर का कहना चाहिए कि मैं इसके जैसा तो कहना चाहिए नालायक इंसान नहीं हो सकता, जिसने वहाँ पर सिर्फ वो मरे हुए व्यक्ति से भी अपनी दुश्मनी निभा रहा था वहाँ बैठकर। क्योंकि धन सिंह देओल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रमोद दवे ने एक बार भी नहीं कहा कि ब्रजेश भदौरिया मर चुका है, ना ही उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया, और उसने ब्रजेश भदौरिया के बारे में जो मुझे बताया उसके आधार पर मैंने वसूली लगाई। तो फर्स्ट तो है कि प्रमोद दवे मुख्य प्रबंधक है, ये बेईमान, इसने वो पक्ष नहीं रखा। दूसरा, जो धन सिंह देओल है, उसको पूछो कि जिस पद पर तू बैठा है वहाँ क्या तुझे नॉलेज नहीं कि बैंकिंग साइड की क्या ड्यूटी होती है? तू भी तो प्रबंध देश रहा हुआ है। तो ये है, मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें अटैच कर दूँगी। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे इन भ्रष्टाचार अधिकारियों की बात लोगों तक पहुँचे और इनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हो। और हमारी भी अगली कार्रवाई है कि अगला मुझे इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके मेरी भाभी के साथ में कलेक्टर को शिकायत दर्ज करवानी है कि इस मैटर की पूरी जांच करवाई जाए, और अगर 15 दिन में कलेक्टर महोदय पाली नहीं करवाते हैं जांच, तो मेरी भाभी उसमें धरने पे बैठेगी, अनिश्चितकालीन धरना होगा वो, और पूरी तरह से डिटरमाइन हो चुकी हैं वो। और मैंने उनको कह रखा है कि पर्दे में रह के आप अपना पर्दा मत हटाइए, आप घूंघट में रहिए। एक पर्दे में रह के भी एक महिला उतनी ही मजबूत है जितनी पर्दे के बिना है। तो आप ये सहयोग करिए हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।